कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि संविधान में संशोधन की कैटेगरी क्या क्या है, और जैसे कि दो कैटेगरी आर्टिकल 368 पे दी गई है, उनमें से एक कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, और उसके अदर देन जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन किए जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक लिस्ट हमने डिस्कस की थी कि किन किन मामलों में सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, जिसमें थे कि नए राज्यों का गठन करना है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, या फिर संसद या सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें किसी तरह का परिवर्तन, या फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या संसद द्वारा जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उनको परिभाषित करना होता है। देखिए, जो संसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करना की इसका मतलब ये है कि संसद बताती है कि विशेषाधिकार क्या क्या हैं, तो वो परिभाषित करती है कि ये होंगे, ये नहीं होंगे। तो जब वो कम करती है तो उनको बताएगी, तो उस जो कम करने में जो पावर जो तरीका अपनाया जाएगा वो होगा सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन। यदि किसी राज्य में जैसे कि विधान परिषद का गठन करना है, वो भी सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो अब एक लेटेस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अभी थोड़े साल पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और ममता बनर्जी की सरकार बनी, और उनकी मंत्रिपरिषद ने उस सरकार ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि वे विधान परिषद का गठन करेंगे, और वहाँ की विधानसभा की बैठक हुई और संसद के वहाँ पे ये पारित जब हो गया तो संसद के पास में ये प्रस्ताव भेजा गया। संसद के पास में जब प्रस्ताव भेजा गया तो हालांकि ये स्थिति रही कि जब संसद के पास प्रस्ताव भेजा गया तो वो पारित नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कि पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो वहाँ पर, और विधानसभा के सदन में ये पारित हुआ था कि वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जाए। यह जब संसद के पास भेजा गया तो अगर ये पारित होता तो संविधान में संशोधन करके ये संशोधन कर दिया जाता कि हाँ, अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद है। जैसे कि 168 में लिस्ट दी गई है कि इन इन राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां पर एक अमेंडमेंट ये कर दिया जाता कि हाँ, अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद है। हालांकि ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है क्योंकि जो अभी करंट सिनेरियो है उससे ये चीज़ जुड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विधान परिषद का गठन वहां पर नहीं हुआ। लेकिन अगर विधान परिषद का गठन कर संसद के पास ये पहुंचता और अगर पारित होता तो वहां पर ये चीज़ सामान्य बहुमत से ही पारित होती, और सामान्य बहुमत से पारित होने के बाद में ये संशोधन 168 में कर दिया जाता। तो इस तरह से विधान परिषद का गठन, उसका उत्साधन, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन और विधान परिषद स्थापित करना, ये सब तरीके हैं जिनसे संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये जो तरीके हैं, तीनों तरीके जिनके बारे में हमने कल डिसाइड किया था कि सामान्य बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा, तीन तरीके हमने देखे थे। कि सामान्य बहुमत द्वारा कि हमने वो लिस्ट देखी थी कि जिसमें अगर किसी भी तरह का संशोधन करना होता है तो संसद में सामान्य बहुमत अगर आपके पास है तो वो आप संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ में बहुमत तथा आधे राज्यों के
विधानमंडलों का अनुमोदन। इस बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम ये जो शब्दावली है कि सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन होगा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के साथ संशोधन होगा। तो ये जो संशोधन है ये कहाँ लिखा है ये सब? क्योंकि ये दो तो हम देखते हैं कि 368 बताता है, दो प्रकार से जो संशोधन है वो 368 बताता है। तो अब आपको लगता है कि ये आखिर लिखा हुआ कहाँ है? देखिए, एज इट इज़ ये शब्दावली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, लेकिन 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि 3 प्रकार की कैटेगरी में ही संविधान के अनुच्छेद हैं और उन्हीं 3 प्रकार की श्रेणियों के प्रावधानों में 3 प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है और ये तीनों संशोधन बताए गए थे। लेकिन अब एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य बहुमत से होने वाला संशोधन संविधान संशोधन में काउंट नहीं होता है। देखिए, कोई भी संशोधन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पश्चिम बंगाल का उदाहरण लिया कि पश्चिम बंगाल में संशोधन अगर किया जाता, पश्चिम बंगाल के विधान परिषद होने के विषय में अगर संशोधन किया जाता कि जैसे संसद के पास में ये मैटर आया पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पारित होने के बाद में कि वहाँ पर विधान परिषद का गठन होना चाहिए, और वहाँ पर हालांकि संसद ने पारित ये नहीं हुआ था, अगर ये संसद पारित करती कि हाँ जी साधारण बहुमत में से ये पारित हो जाता कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन होगा, तो ये संशोधन आर्टिकल में कर दिया जाता। लेकिन हम पढ़ते हैं एक लिस्ट संविधान संशोधन की, जिसमें अभी तक हमने देखा है कि 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो क्या आप इस 105 की लिस्ट में उसको काउंट करते? जी नहीं। ये जो इस साधारण बहुमत से होने वाले जो संशोधन हैं, जो साधारण बहुमत के द्वारा जो होते हैं, वो संशोधन संविधान संशोधन की लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत से बहुत ही साधारण से जो प्रोविज़न है, बहुत से साधारण जो परिवर्तन है वो किए जाते हैं, इसलिए उनको संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था कब? 2000 में, और उत्तराखंड बना था। संशोधन कहाँ हुआ? अनुसूची 1 में। वहाँ पर अनुसूची 1 में क्या किया गया? उत्तराखंड राज्य डाल दिया गया। लेकिन 105 जो ये संशोधन हुए उनमें ये काउंट नहीं होता। क्या अब 105 संशोधन में से किसी में आप ये देखते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड जोड़ा गया तो ये वाला संशोधन है? ऐसा आप नहीं देखते हैं। लेकिन वहीं कॉलेजियम सिस्टम से लेकर संशोधन हुए हैं, जीएसटी को लेकर संशोधन हुए हैं, ये इस टाइप के संशोधन बाकायदा आप संविधान संशोधन की लिस्ट में पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे जीएसटी का है तो ये भी मुद्दा विशेष बहुमत वाला मुद्दा है, और जो दोनों तरीके बताए गए हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों का अनुमोदन, ये वो मुद्दे हैं। इनसे जिन एरियाज में संशोधन होंगे वो होगा जो संविधान संशोधन में काउंट किया जाएगा। अन्यथा जो साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वो उसमें काउंट नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ में राज्यों के विधानमंडल जो हैं उनके अनुमोदन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमने कल की क्लास में आगे आज पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। तो
देखिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं उनको वोटर्स ना कह के इलेक्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्टर्स कहा जाता है। तो और जो ये समूह है ये होता है इलेक्टरल कॉलेजियम, इसको इलेक्टरल कॉलेजियम कहा जाता है। उसमें अगर जैसे कि अमेंडमेंट करना है, ये जो विशेष बहुमत के साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन है, इसका एक उदाहरण है ये कि जैसे कि राष्ट्रपति के, क्योंकि इसकी भी एक लिस्ट दी गई है कि इन क्षेत्रों में अगर परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत के साथ साथ में आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी लेना होगा। ठीक है, जिसका एक उदाहरण है राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, जो पूरी लिस्ट दी गई है उसको हम पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ आपको मैं समझा देती हूँ। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जैसे उसमें कौन कौन भाग लेता है, लेकिन जैसे हमें परिवर्तित करना है कि अब ये भी भाग लेना चाहिए, ये भी भाग लेना चाहिए, तो जो जो परिवर्तन हमें करने होंगे उसके लिए हमें जो संशोधन का तरीका अपनाना होगा वो 368 में दिया गया दूसरा तरीका अपनाना होगा। क्या कि हमें विशेष बहुमत लेना होगा और विशेष बहुमत के साथ साथ हमें आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी लेना होगा। तो इसमें अगर अमेंडमेंट होता है, देखिए चलिए थोड़ा बताती हूं मैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के देखिए हम पढ़ रहे हैं कि अगर निर्वाचक मंडल में परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन पर हमें क्या अपनाना होगा, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम इस चीज को बहुत डिटेल में उस टाइम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा भाग लेते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी इसमें, क्योंकि वहां पर भी क्या है, विधानसभा है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और ये करना हो कि कोई और भी चुनाव में भाग ले, जैसे कि समझ लीजिए कि जैसे अभी हालांकि कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जब ये प्रोविजन ऐड करना होगा क्योंकि वहां पर भी विधानमंडल बनाया जाएगा, तो जब ये करना हो कि जम्मू कश्मीर भी अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में वहां के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लें, तो उस समय जिस संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से ये किया जाएगा वो यही प्रक्रिया होगी जो 368 की दूसरी प्रक्रिया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को अगर जोड़ना है कि जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी कैसे जुड़े थे, 70वां संविधान संशोधन हुआ था, में 70वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये जोड़े गए। तो देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जैसे जनरल अगर सामान्य बहुमत के द्वारा अगर किसी भी तरह का संशोधन होता है तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन जो 368 की दोनों प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से अगर कोई भी संशोधन होता है तो वो काउंट होता है। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ा गया
तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? जो 368 की सेकंड प्रक्रिया है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। ये प्रक्रिया अपना के दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया था। तो इसको देखिए, बाकायदा जो संविधान संशोधन की लिस्ट है उस लिस्ट में हम पढ़ते हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि जो 368 की प्रक्रिया के द्वारा जो संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन में 1 बाय 1 काउंट होंगे, लेकिन जो सामान्य बहुमत द्वारा जो संशोधन होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो फिर पहले हम कहाँ थे कि जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ा गया और बाकायदा एक संविधान संशोधन हुआ इस प्रक्रिया के द्वारा। तो अब जैसे अगर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भी अगर वहां पर इलेक्शन होने के बाद में ये व्यवस्था देखी जाती है कि ऐसा किया जाए कि जम्मू कश्मीर भी भाग ले राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वहां का जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले, तो इसके लिए भी ये प्रक्रिया अपनाकर बाकायदा संविधान में संशोधन करना होगा। उसी के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एक बिंदु है इसका कि कहां कहां पर वो स्थितियां होंगी जहां पर विशेष बहुमत और आधे राज्यों का विधानमंडलों का अनुमोदन चाहिए, उसमें से एक है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसके करने के वो जो प्रक्रिया की जाती है उसमें ये अपनाया जाता है तरीका कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि क्या है कि एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। आनुपातिक ये जो व्यवस्था है, क्योंकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, तो देखिए आप अब इस चीज को भी यहां क्लियर कर लीजिए। एक तो क्या है, पद्धति है, और एक क्या है, प्रणाली, जो इसको लेके आप पढ़ते हैं। पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये तो है मत पद्धति। और एक प्रणाली है, क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कि हमारे राष्ट्रपति, ये जस्ट मैंने आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया है, क्योंकि जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इन सबको समझेंगे हम। इसके अलावा जो संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां हैं, एक टॉपिक आप लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अगर किसी तरह का परिवर्तन किया जाता है तो इस तरीके से संविधान संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी जितनी शक्तियां हैं, दूसरा क्या है, चलिए मैं वो भी लिख देती हूं। पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। देखिए ये जो प्रक्रिया है इसको हम समझ चुके हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया की जाएगी, कि जब कोई भी
बिल या प्रस्ताव या विधेयक इस तरह का लाया जाएगा तो सर्वप्रथम वह संसद में पारित किया जाएगा और संसद में पारित करने के बाद में उसको राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा और राज्य के विधानमंडल जब उसको पारित करेंगे तब वह संविधान संशोधन होगा। इसलिए हम जो ये लिस्ट है वो ये लिख रहे हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, क्योंकि जब हम इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं तो इसके बाद में कौन कौन से स्थान हैं जहां पर हमें ये प्रक्रिया अपनानी होगी उसको हम नोट कर रहे हैं। निर्वाचक मंडल में परिवर्तन, और दूसरा है कि जो संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी जितनी शक्तियां हैं, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी जितनी शक्तियां हैं उसमें अगर किसी भी तरह का परिवर्तन संसद को करना है तो संसद के द्वारा 368 में दी गई ये जो सेकंड जो प्रक्रिया है उसको अपनाना होगा। और राज्य सरकार की जितनी कार्यपालिका शक्तियां हैं उसमें भी अगर कोई तरह का परिवर्तन करना है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में परिवर्तन, और ये उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अगर वेतन भत्तों से संबंधित कोई भी परिवर्तन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेतन भत्तों से और हाई कोर्ट में इन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वेतन भत्तों आदि से संबंधित कोई भी परिवर्तन या अन्यथा कोई भी परिवर्तन अगर करना है तो उस परिवर्तन के लिए यही तरीका अपनाना होगा। और इसके अलावा संघ सूची के अंदर अगर कोई भी परिवर्तन किया जाता है, देखिए जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि हुआ था 1976 में और लागू कब हुआ था 1977 में। तो आपको ये भी जब क्लास में बताया जाए कि कौन सा संशोधन कब हुआ था और कब लागू हुआ था, क्योंकि जब हम संशोधन पढ़ेंगे तब हमारे पास एक साथ में बहुत लंबी लिस्ट होगी, तो उस टाइम याद करने से अच्छा है जबकि क्लास के दौरान ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि संशोधन कब किया गया, तो उस चीज़ को आप जरूर नोट करें और याद करने की कोशिश करें। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 में संशोधन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था 1977 में लागू हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि राज्य सूची के कुछ विषय जो थे उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। लगभग 5 विषय थे जिनको समवर्ती सूची 5 विषय लगभग 5 ही थे जो समवर्ती सूची से लिए गए थे। इसके लिए भी राज्य के विधानमंडल जो थे उनका अनुमोदन, जैसे कि विशेष बहुमत प्लस विधानमंडलों का अनुमोदन, यही प्रक्रिया के माध्यम से ये किया गया था। इसका मतलब है कि अगर संघ सूची के अंदर आप किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं कि जैसे कि राज्य सूची के विषय से उठाकर कोई मुद्दा आपने संघ सूची में रख दिया है, तो इस तरह का कोई भी परिवर्तन अगर संघ सूची में अगर कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसके द्वारा यही प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनाई जाती है। संघ सूची में परिवर्तन, संघ सूची में अगर परिवर्तन करना है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अगर यूटीज के लिए संघ शासित प्रदेशों हेतु अगर हाईकोर्ट गठित करने से संबंधित कोई प्रोविजन बनाना है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हाईकोर्ट फॉर
संघ शासित क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट। और अगर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना घटाना कुछ करना है तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगर इससे संबंधित कोई परिवर्तन करना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और लास्ट में है कि 368, इसमें स्वयं में अगर कोई परिवर्तन करना हो, अगर स्वयं 368 में कोई परिवर्तन करना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हमने क्या देखा कि कहां कहां पर जो 368 की दूसरी प्रक्रिया है, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो अब जो ये प्रावधान है मैंने आपको लिखवाए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि मैम ये सब मतलब एक लिस्ट क्यों बनाई गई, कि एक स्पेसिफिक लिस्ट क्यों क्रिएट की गई कि हाँ इनमें राज्यों का अनुमोदन चाहिए। कि इनके अंदर राज्यों का अनुमोदन चाहिए, ये आपने क्यों लिखवाया या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा हुआ है। तो जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि भारत में संघात्मक ढांचा नहीं है, संघात्मक ढांचा समझते हैं कि जहां एक सरकार, संघ सरकार और फिर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार हो, राज्य और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, और संघ सरकार के लिए संघ सूची और राज्य सरकार के लिए राज्य सूची होती है। ये जो कंप्लीट जो मैकेनिज्म है इसको हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो इससे जो हमने अभी जो लिस्ट पढ़ी है तो ये क्लियर करता है कि वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो बिंदु है जिसमें संविधान संशोधन हेतु विधानमंडलों का अनुमोदन भी चाहिए, ये इस बात का प्रूफ है कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उन पर, उन प्रावधानों पर जो बहुत संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन पर अकेला केंद्र ही संविधान निर्माण न कर ले या फिर संविधान में कोई परिवर्तन न कर ले, इसके लिए जो राज्यों के विधानमंडलों के का अनुमोदन का भी प्रावधान उसमें संशोधन हेतु जोड़ दिया गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जब संविधान सभा की डिबेट हुई थी उसमें एक सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद। कौन थे? ब्रजेश्वर प्रसाद। ये जो पर्सन थे इन्होंने एक बहुत ही महान बात कही कि संविधान संशोधन के संदर्भ में जो राज्यों की जो भूमिका बनाई है, क्योंकि व्यवस्था क्या की थी कि भाई आधे राज्यों का, कुछ मामले ऐसे होंगे जिनमें आधे राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ेगा, लेकिन इन सर ने क्या कहा कि संविधान संशोधन के बारे में राज्यों के विधानमंडलों की भूमिका ही नहीं होनी चाहिए। तो फिर भाई इन्होंने क्या बताया कि क्या होना चाहिए, राज्यों को नहीं बुलाएंगे तो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होगी। तो इन्होंने एक दूसरा रास्ता बताया कि अगर एक सदन कोई विधेयक पारित कर देता है, कोई बिल पारित कर देता है और दूसरा सदन उसको खारिज कर दे तो उसको रेफरेंडम के लिए भेज देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रेफरेंडम के लिए भेज देना चाहिए, उससे पता चल जाएगा कि वो संशोधन करना है या नहीं। इन्होंने क्या कहा कि अगर लोकसभा है और राज्यसभा है, एक बिल लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा ने उसको खारिज कर दिया, तो इनका कहना है कि विधानमंडलों का कोई योगदान नहीं होना चाहिए। एक सदन पारित कर दे, एक सदन खारिज कर दे तो उसको
रेफरेंडम के लिए भेज दीजिए। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, कि जनता की राय के लिए आप उसे भेज दें। तो देखिए एक बात बताइए, आज हमारी जनसंख्या इतनी इस स्तर पर है और उस टाइम भी कोई जनसंख्या कम नहीं थी जब देश आजाद हुआ था। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या से किसी चीज पर रेफरेंडम करवाना पॉसिबल हो सकता है? तो भारत जैसे देश में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए जो इनकी जो ये राय थी वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी। अब आगे देखते हैं कि संसद जब कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है किसी भी सदन में, तो लोकसभा और राज्यसभा के पास, इसके बाद में ये जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्या स्थिति है? राष्ट्रपति के पास 3 सिचुएशन है कि या तो वो हस्ताक्षर कर दे, या फिर इनकार करने के साथ एक बार परिवर्तन हेतु भेज दे, या फिर अपने पास ही रख ले, पास ही बना रहने दे। 3 सिचुएशन ये थी। ठीक है, दोनों में पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास ये 3 स्थिति में से एक स्थिति राष्ट्रपति को अपनानी होती है। अभी हम जस्ट एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी बिल जब होता है तब उस राष्ट्रपति के पास ये तीनों चीजें होती हैं कि वो हस्ताक्षर कर सकता है, परिवर्तन हेतु भेज सकता है, या अपने पास ही रख सकता है। ये 3 सिचुएशन हम देखते हैं। लेकिन जो संविधान संशोधन है उसके विषय में ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में, संशोधन के विषय में उपरोक्त शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। विषय में उपरोक्त शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? सबको समझ में आ रहा है टॉपिक बिल्कुल? ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में जो संघ शासित प्रदेश हैं, मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देती हूं, कि जो संघ शासित प्रदेश है उनमें अगर हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित कोई कार्य करना हो, संघ शासित क्षेत्रों में हाईकोर्ट से संबंधित प्रोविजन, हाईकोर्ट से संबंधित अगर प्रोविजन है, ये 6 नंबर पर लिखा हुआ है। जी, सबको क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं कि जब हमारा, कि हम कहाँ थे, कि
संविधान संशोधन के विषय में राष्ट्रपति के पास में ये वाले पावर नहीं है। कोई ऑर्डिनरी बिल होता है तो उसके विषय में राष्ट्रपति के पास में ये तीनों पावर्स होते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब क्या स्थिति थी कि जो संविधान संशोधन जो विधेयक थे और जो अन्य विधेयक थे इनमें कोई अंतर नहीं था, और राष्ट्रपति भी संविधान संशोधन में ये वाली ही पावर रखता था। जो अभी जो ऑर्डिनरी बिल के बारे में जो राष्ट्रपति की पावर है, जब भारत आजाद हुआ था तब भी यही पावर्स राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के पास में थी को अब आगे समझेंगे कि ये थी क्यों हो गई। इंदिरा जी की सरकार के द्वारा 1971 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। 1971 में कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन। 1971 में चौबीसवां संविधान संशोधन लाया जाता है। ये जो 24वां संविधान संशोधन है, इस तक पहुंचने में पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसका कुछ हिस्सा हम आज देखेंगे। जो हमारी आज की क्लास के लिए इस बिंदु को समझने के लिए जितना काफ़ी है उसको हम आज देखेंगे, और जो बहुत बड़ा पूरा जो स्टोरी लाइन है हम आगे के क्लासेस जब होंगे उनमें देखेंगे। तो क्या आता है कि 24वां संविधान संशोधन करके 368 में एक प्रावधान किया कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत कोई भी बिल संसद पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो राष्ट्रपति उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेंगे। क्या किया? 368 में ये जोड़ा गया। देखिए ये आपके सामने 368 है। क्या है? आर्टिकल 368। देखिए आर्टिकल 368 है, और आर्टिकल 368 के 4 के अंदर दो मिनट रुकिए। देखिए पूरा पढ़ लेते हैं कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार करेगी। हटाना, जोड़ना या परिवर्तन करना। इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में, ये हमने डिस्कस कल किया था, इस प्रयोजन के लिए विधेयक प्रस्तापित करके ही किया जा सकता है कि किसी भी सदन में आप प्रस्ताव रख सकते हो, और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा। इसको में हटाकर शैल में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए जब में शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है कर सकेगा, और शैल का मतलब होता है करेगा। जो एविडेंस लॉ होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, उसमें एक ये बहुत बड़ी थ्योरी है प्रिजम्पशन। उसमें जो शैल और में है उसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से बताया जाता है। उतना हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कभी हम फ्री होंगे तब उस विषय में बात करेंगे। तो क्या किया गया? पहले व्यवस्था ये थी कि वो कर सकेगा या फिर
उसके पास जो जनरली ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड जो राइट थे वो राइट चलिए कि राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो विधेयक पर अपनी अनुमति देगा। तो हम ये पढ़ रहे थे कि 24वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा क्या किया गया। तो देखिए 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया कि जब राष्ट्रपति के पास संसद में पारित होने के बाद विधेयक जाएगा तो वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। ये क्या किया गया 1971 में हुए 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये किया गया था। ना वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ना ही रोक के रख सकते हैं। तो जो ये 368 हम पढ़ रहे हैं इसमें से देखिए आरएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने अभी 368 को देखा कि 20 शब्दों में 368 को समझाइए। पीसीएस के एग्जाम में पूछा है कि 20 शब्दों में 368 को समझाइए। तो 20 शब्दों में आप क्या लिखेंगे कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है या 368 में संविधान संशोधन के तरीके बताए गए हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन 20 शब्दों में पूछा जाता है तो देखिए एक स्टैगर डायग्राम के थ्रू हम इस पर बात करते हैं कि 368 में क्या मुद्दे दिए गए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो कि संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, क्योंकि देखिए 368 है जो ये बताता है कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। की शक्ति 368 में बताई गई है। एक तो ये। सेकंड हम देख सकते हैं कि संविधान संशोधन के 2 तरीकों का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन के दो प्रकारों का तरीके देख लीजिए आप। दो तरीकों का उल्लेख किया गया है का उल्लेख है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों को स्वीकृति का दिया जाना। तीसरी चीज आप ये जरूर डालें कि राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, ये बात स्वयं 368 में ही लिख दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन को स्वीकृति दिया जाना। देखिए 368 हमने पढ़ा है और 24वां संविधान संशोधन हमने अभी देखा है। क्या क्या 24वां संविधान संशोधन हमने देखा है और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया वो हमने देखा है। इसी के चलते मेरे ध्यान में ये चीज आ गई कि अगर 368 पूछ लिया जाए तो आंसर में ये चीज जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई और 368 में अभी वर्तमान समय में हम पढ़ते हैं, इसको अगर 368 के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको मेंशन करना उसमें मस्ट है। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्या संविधान संशोधन की इस जो शक्ति है, जो संविधान संशोधन की संसद के पास जो शक्ति है, क्या इस पर किसी तरह की कोई लिमिट है क्या, कि किस लिमिट में संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होगी। और ये बाउंडेशन संविधान संशोधन के बारे में
संसद के ऊपर लगाई जा सकती है। इस पूरे बिंदु को समझने के लिए आगे हमें बहुत डिटेल से डिस्कस करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको दो शब्दावली समझनी होगी। क्या? एक तो सामान्य विधि और दूसरा टर्म है संविधान संशोधन विधि। इन दोनों टर्म्स को जब आप समझेंगे तब ही आप इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, इसको हम अच्छे से कल की क्लास में एक चीज को हम पढ़ चुके हैं कि संविधान में कुछ जोड़ना, घटाना, परिवर्तन करना, ये सब संविधान संशोधन है और इसके द्वारा जो विधि बनती है वो क्या होती है? संविधान संशोधन विधि। तो पहला है सामान्य विधि। सामान्य विधि क्या है? देखिए, कोई भी कानून है, जनरल आरटीआई एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जितने भी एक्ट, कोई भी नरेगा के मामले में कोई एक्ट, या फिर जनरल जितने भी एक्ट आते हैं, एसआर है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, लिमिटेशन है, कोई भी नया एक्ट आरटीआई को लेके, सीए को लेके, एनआरसी को लेके, किसान आंदोलन को, किसान कानून जो अभी बनाए गए थे उनको लेके, मतलब XYZ कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो पास किए जाते हैं वो आते हैं सामान्य विधि में। और जब ऑर्डिनरी लॉ जो बनते हैं, अगर जब उनको लागू किया जाता है और जब न्यायपालिका को लगता है कि वो संविधान में किसी भी तरह के जो राइट्स दिए गए हैं उनका वॉयलेशन नहीं कर रही है वो विधि, तो इसके अलावा उनका संविधान पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन सेकंड जो आप देखते हैं संविधान संशोधन विधि, इसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट संविधान पर होता है। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स आपको मैंने पहले क्यों बताई है, सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि क्या है, ये सबको क्लियर है? बताइए एक बार कि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है क्या? कि सामान्य विधि, जैसे कि जनरल जितने एक्ट आते हैं, देखिए अलग अलग एक्ट आते हैं कि जैसे आरटीआई एक्ट हो गया और सीए एक्ट हो गया। जैसे भी कानून जब सरकार को कोई नया प्रोविजंस लाना होता है तो एक नया नाम देकर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सीए है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ये दोनों क्लियर? ओके। तो ये होते हैं सामान्य विधि। लेकिन जब संविधान में संशोधन किया जाता है, उससे जो परिवर्तन होता है वो कहलाती है संविधान संशोधन विधि। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं अभी कि ये दो तरह की विधियां हैं, कि ये दोनों विधियां, हमने सिर्फ इन टर्म्स को समझा है, लेकिन ये संविधान में इनका एग्जिस्टेंस क्या है, ये संविधान में क्या एक ही विधि, मतलब संविधान क्या पूरी विधि को समान मानता है या असमान मानता है, इन दोनों को हम अलग अलग स्थान पर संविधान में देखेंगे। इस मुद्दे से क्लियरिटी के लिए मैंने आपको दोनों टर्म्स समझाई हैं कि सामान्य विधि क्या होती है और संविधान संशोधन विधि क्या होती है। ओके, तो देखिए एक वाद आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 में। गोलकनाथ वर्सेस देखिए, आपको मैं एक चीज आपके जनरल एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूं कि जैसे कोई भी केस अगर आप लिखते हैं, आपके मेंस पेपर में अगर आप कोई भी केस लॉ अगर डालते हैं, तो
तो केस लॉ का नाम लिखते टाइम जनरली हम बोलचाल की भाषा में वर्सेस यूज करते हैं। और जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और आप गोलकनाथ वर्सेस लिखते हैं तो ये गलत माना जाता है, पंजाब राज्य, इसको गलत माना जाएगा। तो हिंदी के स्टूडेंट लिखें तो वर्सेस को यूज ना करें, बाकायदा आप बनाम लिख के आए, ठीक है। क्या लिखें? गोलकनाथ बनाम, वर्सेस का जो लॉ में रूपांतरण है वो है बनाम, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। 1967 में ये केस आया था। अब आगे देखते हैं कि इस केस के द्वारा क्या किया गया। ये एक मामला था और इस मामले में सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो ठनी वो भारत के इतिहास में अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कि क्या था? बहुत ही ड्रास्टिक चेंज गोलकनाथ के वाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे, ठीक है। गोलकनाथ दो भाई थे। ये जो वाद है और इससे पहले की जो हिस्ट्री है जो कामेश्वर सिंह से शुरू होती है, कामेश्वर सिंह, शंकरी प्रसाद के बाद में गोलकनाथ ऐसे करके कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य से ये स्टोरी शुरू होती है 1951 में शुरू से। तो जब हम एफआर पढ़ेंगे और एफआर के दौरान जब हम जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो इस वाले मुद्दे को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ 24वां संविधान संशोधन पढ़ना है कि किस तरह से राष्ट्रपति की पावर्स को कम कर दिया गया और जो ये परिवर्तन 368 में जो लाया गया, 368 को क्लियरिटी के लिए कि जो शब्द लिखे गए हैं 368 में कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे, इस चीज को समझने के लिए सिर्फ हम ये अभी इस क्लास में ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गोलकनाथ थे वो दो भाई थे, विवियन गोलकनाथ और जॉन गोलकनाथ। ये जो थे इनके पास क्या बहुत सारी जमीन थी, हेक्टेयर्स में बहुत जमीन थी। तो उस टाइम क्या होता है, पंजाब की गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, उसमें क्या करती है गवर्नमेंट कि जमीन के मामले में लिमिट कर देती है कि एक पर्सन के पास में इतनी ही जमीन होनी चाहिए। क्या कर देती है गवर्नमेंट कि एक पर्सन के बाद में एक लिमिट कर देती है कि एक पर्सन इतनी ही जमीन रख सकता है। तो ये जो दोनों भाई होते हैं ना, ये क्या होता है, इस कानून की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि इनके पास थी बहुत सारी जमीन और बहुत सारी जमीन जो थी वो इस जो भूमि सुधार अधिनियम लाया गया वहां पर, उस भूमि सुधार अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि लिमिट कर दी गई थी। और इंदिरा जी उस समय क्या थी, देश की प्रधानमंत्री थी और संविधान में एक संशोधन किया गया और खूब सारे कानून, बहुत सारे कानून बनाए गए जो किससे संबंधित थे, भूमि सुधार के संबंध में थे। और वो सारे कानून इन्होंने क्या किए, 9वीं अनुसूची में डाल दिए। पहले तो क्या किया, भूमि सुधार कानूनों के द्वारा क्या व्यवस्था की कि एक लिमिट बना दी। उनकी चपेट में ये दोनों भाई कैसे आए कि इनकी बहुत सारी जमीन, क्योंकि देखिए जैसे समझ लीजिए 200 बीघा जमीन आपके पास में है, 200 बीघा जमीन में से क्या किया, सिस्टम ये कर दिया कि एक पर्सन क्या बोलते हैं कि 20 बीघा जमीन रख सकता है। तो नेचुरल सी बात है कि जो बची 120 बीघा कि 180 बीघा, 120 बीघा का प्रोविजन किया और पीछे जो 180 बीघा बची वो अब गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो उस टाइम इंदिरा जी ने क्या किया कि संविधान में संशोधन करके जो ये भूमि सुधार कानून लाए गए,
एक तरफ क्या किया गया कि भूमि सबकी, कि भाई जितनी एक्स्ट्रा भूमि है वो गवर्नमेंट में ले लो, चली जाएगी, और दूसरी तरफ क्या किया कि भूमि सुधार के संबंध में जितने सारे कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या होती है कि एक बार मोटे तौर पर हम समझ लेते हैं कि आप ये समझ लें कि 9वीं अनुसूची में वो कानून हैं जिनको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या है 9वीं अनुसूची में? देखिए, संविधान, पहले बात तो क्या कर दिया, एक भूमि सुधार कानून लाए और जमीन की लिमिट कर दी। इससे क्या हुआ, गोलकनाथ की और विवियन जॉन गोलकनाथ की और विवियन गोलकनाथ की जमीन चली गई। इनको लगा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, इसको थोड़ा सा लिखते हैं। भूमि सुधार कानून द्वारा जमीन के विषय में सीमा निर्धारण कि इतनी जमीन एक पर्सन रखेगा। इसके बाद में इंदिरा जी की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया कि ये जितने भूमि सुधार कानून थे इनको 9वीं अनुसूची में, देखिएगा आप, मैं आगे बताऊंगी तो कितना 9वीं अनुसूची में डालने का कितना एडवर्स इफेक्ट आएगा। 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 9वीं अनुसूची की कहानी क्या है कि इसमें जितने भी कानून होते हैं, जो भी लो इसमें डाल दिया जाता है, उसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नॉट एक्शनेबल इन कोर्ट। इन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, भूमि सुधार कानून आया, जमीन किसके हिसाब से गई, भूमि सुधार कानून के हिसाब से, ठीक है, भूमि सुधार कानून के हिसाब से। आप बात को समझना कि हुआ क्या था। भूमि सुधार कानून आया और उसमें जमीन चली गई इनकी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो ये भूमि सुधार कानून जिसके माध्यम से जमीन गई थी उसको क्या किया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो देखिए, एक पर्सन है, उसकी जमीन चली जाए, ऊपर से अब जैसे समझ लीजिए मेरी जमीन चली जाए और एक कानून आए और उसमें मेरी जमीन चली जाए, तो मैं किसका विरोध करूंगी, उस कानून का। उस कानून को कोर्ट में चैलेंज करूंगी ना कि भाई आपने ये, आपकी गवर्नमेंट ये कानून लाई और इस कानून में मेरी जमीन चली गई। तो अगर वो कानून ही ऐसा हो कि उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, देखिए, आपके अधिकारों का जब हनन होता है उसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का आपको अधिकार है। कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अधिकार, सबको अपनी जमीन रखने का राइट है, सब तरह की हर चीज का राइट है, तो क्या होता है, जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट में आप किस आधार पर जाते हैं कि आपके पास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। उनके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, वो संविधान में आपको राइट है, 32 में, 226 में। लेकिन कोर्ट में आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि जिस कानून के माध्यम से जमीन छीनी गई है वो कानून किस में है, 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची ये है कि 9वीं अनुसूची का जो कानून है, जो भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है उसमें न्यायपालिका में उसके विरुद्ध चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो नेचुरल सी बात है, गोलकनाथ को लगा, जो ये दोनों भाई थे, इनको लगा कि भाई जिस कानून के माध्यम से हमारी जमीन छीनी गई उसी के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसी का ही केस है। तो जिस कानून के द्वारा हमारी जमीन छीनी गई उसको आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो ये क्या है, हमारे अधिकारों का हनन है।
और गोलकनाथ ने इस आधार पर इस संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया। उसके जमीन छीनी गई इस बात को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि उसको तो वो चैलेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जिस कानून के तहत जमीन की लिमिट की या जमीन छीनी, उस कानून को इन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो गोलकनाथ के पास ये तो बात राइट नहीं था कि वो उस कानून को चैलेंज कर दे, क्योंकि वो 9वीं अनुसूची में आ गया था। लेकिन गोलकनाथ ने क्या किया, इस आधार पे इसको चैलेंज कर दिया कि आपने जो ये कानून लाए हैं ये हमारे अधिकारों का हनन है। क्या है कि ये हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का यहाँ पर हनन हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारी जमीन छीन गई, हम आहत हैं, और ऊपर से आपने जिस कानून में जमीन छीनी है उसको आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। तो जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सरकार ने तर्क दिया कि हमने संविधान संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट तर्क क्या देती है कि हमने संविधान में संशोधन करके भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला है, और हम संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सरकार का, गोलकनाथ गए किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट में चले गए डायरेक्ट, और कहा हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और गवर्नमेंट ने तर्क क्या दिया कि भाई जो हमने ये 9वीं अनुसूची में डाला है ना, ये हमने संविधान संशोधन के तहत किया है, और संविधान संशोधन का राइट हमारे पास कंप्लीट है, संसद में शक्ति निहित है, तो इस मामले में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पर न्यायालय ने तुरंत क्या किया, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई। उस समय तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ये मानी जाती है। 11 न्यायाधीश थे इसमें, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई, क्योंकि देखिए सबके ईगो हर्ट होते हैं, इनका भी हो गया। तो गोलकनाथ कह रहा था कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये कोई भी कानून उठाएंगे और 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, और उसी कानून के द्वारा ये कुछ भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। तो देखिए एक कंसेप्ट होता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसमें न्यायपालिका को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी विधि, किसी भी कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर कर सकती है। देखिए जुडिशियल रिव्यू का राइट क्या है, जो आर्टिकल 13 में दिया गया है, उसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या होती है, कोई भी जब कानून आता है तो उसको संविधान के आधार पर उसका टेस्ट कर सकती है कि कोई कानून, विधि संविधान के खिलाफ तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट फिर अगर सुप्रीम कोर्ट को वो खिलाफ लगती है तो उसको क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन यहां पर सरकार कह रही थी कि आप किसी भी विधि को संविधान के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम किसी भी विधि, कोई भी विधि जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग। मतलब कोर्ट का क्या कहना था कि आपने जो ये काम किया है, क्योंकि संविधान संशोधन करके ही तो ये विधि बनाई थी कि उस कानून को इन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। तो कोर्ट का ये कहना था, कोर्ट ने जब ये कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के तहत हम किसी भी विधि को संविधान के आधार पर जांच सकते हैं, तो सरकार ने इस पर क्या कहा कि आप किसी भी विधि को संविधान के आधार पर टेस्ट करिए, हमें इसमें कोई पंचायत नहीं है, लेकिन आपको ना हम रोकेंगे, जिस विधि को आपको संविधान के द्वारा, संविधान के आधार पर संशोधित करना हो करते रहिए। बट जिस विधि को आप जांच करते हैं ना संविधान के आधार पर, वो विधि क्या होती है, सामान्य विधि।
और लेकिन हम जो संविधान में संशोधन करेंगे उसे आप विधि मत मानिए। गवर्नमेंट ने ये राय दी। मीन्स कि संविधान संशोधन विधि और सामान्य विधि अलग अलग है और आप संविधान संशोधन की तरफ आप नहीं देखेंगे। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया। गवर्नमेंट भी तो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगी। मतलब कि गवर्नमेंट का कहना यह था कि जो सामान्य विधि है उसमें संविधान संशोधन विधि, जो विधि शब्द जो है, विधि मतलब जो 13 में डिफाइन किया गया है कि जो विधि शब्द है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। गवर्नमेंट का क्या कहना था कि जो विधि में, जो कि आर्टिकल 13 में डिफाइन है, ये जो शब्द है वो आर्टिकल 13 में हम पढ़ते हैं कि विधि में मुद्दा चल रहा था बहुत गहमा गहमी में। गवर्नमेंट के पास मुद्दा आया कि इस तरह से इन्होंने कानून बनाया और पहले तो हमारी जमीनें छीन ली और जमीनें छीनने के लिए हम अगर कानून का विरोध करते तो इन्होंने कानून को ऐसी जगह रख दिया जहां पर हम विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब हम विरोध नहीं कर सकते तो कॉमन सी बात है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के पास गोलकनाथ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ भाई विधि है तो हम इसको जांचेंगे। इस पर क्रॉस में सरकार ने ये कहा, क्योंकि सरकार ने तो बनाया था कानून, सरकार ने क्या कहा, आप विधि का संशोधन करते रहिए, हमें कोई इसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन जो हमने किया है वो संविधान संशोधन विधि है। मतलब कि जो विधि है उसमें संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। क्या नहीं है? संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। एक तरह से आप इसको यूं समझ सकते हैं कि विधि शब्द के अंतर्गत, जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द डिफाइन किया गया है उसमें संविधान संशोधन शामिल नहीं है। यह डिक्लेरेशन को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा। इस वाद में जो न्यायाधीशों की बेंच बनी थी, ये भारत की उस टाइम की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, लेकिन न्यायालय ने बाद में निर्णय दिया कि विधि विधि ही होती है, चाहे वो संविधान संशोधन विधि हो चाहे कोई भी विधि हो। तुम्हारी जो संविधान संशोधन की विधि जो तो तुम पंचायत लगा रही हो, क्योंकि इनको ये क्या किया था, एक निकलना चाह रहे थे इस चीज से, अपनी मनमानी करने के लिए ये बोलकर निकलना चाह रहे थे कि जो आपकी भैया जो ये विधि है उसमें हमारी वाली संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने निर्णय दिया कि गोलकनाथ के वाद में कि देखिए निर्णय जो दिया और निर्णय का जो असर आया उस दोनों चीजों को समझना है। निर्णय क्या दिया गया कि विधि जो चाहे हो, चाहे ऑर्डिनरी विधि हो चाहे संविधान संशोधन विधि हो, विधि विधि होती है चाहे कुछ भी हो। तो एक ये बहुत बड़ा झटका गवर्नमेंट को लगा, लेकिन एक रिलीफ गवर्नमेंट को इस वाद में दी गई। वो क्या था कि आज तक आपने जो किया है उसमें हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, मतलब कि गोलकनाथ वाद में हार गए, क्योंकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि भाई जो विधि होती है वो विधि होती है, उसमें संविधान संशोधन और सारी विधियां शामिल है, इसलिए आगे से आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को वार्न कर दिया, लेकिन साथ साथ में ये कह दिया कि आज के बाद ये, इस निर्णय के बाद मतलब ये चीज प्रभावी होगी। आज तक आपने जो किया है वो ठीक है। मतलब ये भूतलक्षी ये निर्णय नहीं था, भविष्यलक्षी निर्णय था। और साथ ही गवर्नमेंट ने कहा विधि सब एक समान है, चाहे संविधान में संशोधन ही क्यों ना हो। और अब के बाद आप संविधान में संशोधन भी किया तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत हम उस संविधान संशोधन के विरुद्ध, जो आपका संविधान संशोधन अगर हमें संविधान के विरुद्ध लगा या फिर उसकी वजह से किसी के अधिकारों का हनन हुआ तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। मीन्स कि गोलकनाथ वाद हार गए, क्योंकि इस वाद के तक जो परिवर्तन हुए थे उनको रेगुलर रखा गया था कि आज तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद आप नहीं करेंगे। और एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि और सब तो देखेंगे, लेकिन आपने अपनी संशोधन की शक्ति में, एफआर में आप किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। देखिए ये तो बोल ही दिया कि अगर आप किसी भी तरह का संशोधन करते हैं तो हम देखेंगे कि वो
संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो हमें संविधान के विरुद्ध लगेगा तो हम उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। एक सिचुएशन ये रखी, लेकिन एक सिचुएशन ये भी रखी कि आप संविधान संशोधन करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का संशोधन भाग 3 में 12 से 35 के बीच में आप किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे के सुब्बाराव, जो इस पीठ के अध्यक्ष भी थे। देखिए, अध्यक्ष उस टाइम वो थे, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि संवैधानिक जो बेंच होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसके अध्यक्ष सीजेआई हो। सीजेआई उस टाइम के सुब्बाराव थे और इत्तेफाक से उस टाइम वो इस जो संवैधानिक पीठ जो बनी थी इसके अध्यक्ष भी थे। तो ये निर्णय दिया गया कि देखिए, इसके निर्णय को हम बाकायदा लिख सकते हैं कि गोलकनाथ के वाद में क्या क्या निर्णय दिया गया था कि सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है। पहली जो बात कही गई वो ये कही गई, लेकिन एक बात ये भी कही गई कि ये निर्णय भविष्यलक्षी होगा। निर्णय आज के बाद जितने कार्य होंगे उन पर लागू होगा। और इसके अलावा तीसरी बात यह कही गई कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है, कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात उस समय 1967 में फाइनल हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, 4 साल के बाद में एक अमेंडमेंट आता है। वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो ही था ये 24वां संविधान संशोधन। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि 24वां जो संविधान संशोधन है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को क्यों कम किया गया, और ये सब जो करतूते हैं वो 71वें जो ये संशोधन वगैरह किए गए थे, ये क्यों किए गए थे कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी ही होगी। 24वां संविधान संशोधन किया गया और ये जोर दिया गया कि एक तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी, और इसके बाद में एक 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक परिवर्तन और किया, जो इनको ये जो 67 में जो डिसीजन आया था ना, ये बहुत अखर रहा था इन लोगों को। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक डिसीजन, एक तो ये दे दिया कि राष्ट्रपति जब संविधान संशोधन करेंगे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ही करेंगे। ये तो चलो ठीक था, लेकिन अगर ये पूरी स्टोरी मैं आपको नहीं बताती तो जो ये दूसरा प्रोविजन इन्होंने जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया था वो आपको समझ में नहीं आता कि मूल अधिकारों का जो आर्टिकल 13 है और जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, और इस विधि का मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा पारित कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, जो भी सरकार के द्वारा पारित किए जाते हैं, ये क्या होते हैं? विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 जो विधि की परिभाषा देता है उसमें कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी कानून दिया जाता है, कोई आदेश जारी किया जाता है, कोई उपविधि बनाई जाती है, कोई नियम बनाया जाता है, कोई विनियम बनाया जाता है, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है, कोई ट्रेडिशन, कुछ भी कस्टम्स, जो भी सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं वो विधि है। ठीक है, और इधर गोलकनाथवाद में क्या हुआ था कि संसद ने विधि शब्द की व्याख्या कर दी कि विधि में सारी विधि आती है
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विधि का मतलब विधि है, और सरकार ने क्या किया, जो ये 24वां अमेंडमेंट था इसके माध्यम से 13(4) जोड़ दिया गया। क्या किया गया, अपने आर्टिकल बैरेक्ट में सब 13(4) उठाएंगे और पढ़ेंगे। 13(4) 24वां जो संविधान संशोधन का जो दूसरा हिस्सा है, जो कि बहुत, इस स्टोरी को समझे बिना हम नहीं समझ पाते कि 13(4) में क्या जोड़ा गया कि 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो वह विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। इन्होंने संविधान संशोधन करके डायरेक्ट ये बात ही डाल दी जिस चीज के लिए इनको प्रोहिबिट किया गया था कि अगर आप, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि विधि मतलब विधि, सब विधि आती है और हम सब विधियों की जांच कर सकते हैं, और संविधान जो संशोधन आप करके जो परिवर्तन करते हैं वो भी जनरल विधि में आता है, उसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इनको क्या करनी थी, अपनी मनमानी करनी थी, तो इन्होंने संविधान संशोधन करके एक 13(4) जोड़ दिया कि 368, सब बैरेक्ट में 13(4) पढ़ेंगे अभी, कि 368 के तहत अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो वह विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है, का संविधान संशोधन विधि में शामिल नहीं। नीचे लिखा होगा 24वें संविधान संशोधन द्वारा, जो ऐसे लिखा होता है ना 13(4) और यहाँ पे 1 या 2 कुछ भी, और नीचे लिखा होता है कि 24वां संविधान संशोधन, 22वां 23वां, तो यहाँ पे लिखा होगा 24वां संविधान संशोधन में शामिल नहीं। सोचिए किस तरह से, किस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद का ईगो हर्ट कर दिया कि संसद ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि 13(4) ही जोड़ दिया कि चलो विधि 13 में जो विधि की परिभाषा दी गई है उसी के आधार पर तो तुम बोल रहे हो कि विधि मतलब विधि, तो हम उसमें ही हम डाल देंगे कि भैया तुम 368 में जो वाली विधि है ना, हम प्रोविजन ही डाल देंगे, और वो भी किसमें, संविधान में, तो आप कहां से विरोध करेंगे हमारा। तो इन्होंने क्या किया, 24वां जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से यह कर दिया कि विधि मतलब जो 368 की जो संविधान संशोधन है वो इस वाली विधि में शामिल नहीं है। तो अगर आप इसको कंप्लीट समझ रहे हैं तो देखिए कि सरकार ने क्या किया कि सरकार ने न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया। एक तरह से जिस तरह से राष्ट्रपति को शक्तियों को जैसे कम किया, वैसे ही इन्होंने न्यायपालिका की शक्ति को भी कम कर दिया। किस तरह से कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, तो वो अगर राष्ट्रपति के पास आता तो राष्ट्रपति क्या करता, उसके पास राइट होते कि वो या तो हस्ताक्षर कर देता या हस्ताक्षर नहीं करता, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देता, या फिर उसको अपने पास रख लेता। इन्होंने इसको खत्म कर दिया कंप्लीट कि अब भैया तुम्हारे पास राष्ट्रपति महोदय कोई राइट नहीं है, आप सीधा सिग्नेचर करिए। एक नंबर राष्ट्रपति शक्तियों को कम कर दिया। दूसरा सेकंड इन्होंने क्या किया, 13(4) जोड़कर इन्होंने क्या किया कि अब जो 368 में है जो परिवर्तन किया जाता है वो विधि शब्द में शामिल नहीं है, ये कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से देखते हैं कि 24वें संविधान संशोधन ने दो संस्थाओं पर अटैक किया कि राष्ट्रपति को सिर्फ सिग्नेटरी अथॉरिटी बना दिया कि आप सिर्फ सिग्नेचर करेंगे, और न्यायपालिका तो के लिए तो सीधी ये व्यवस्था कर दी कि संविधान की संशोधन की तरफ तो आप देखेंगे ही नहीं। और इसके बाद में आगे क्या परिवर्तन आते हैं, क्या केशवानंद भारतीवाद में होता है, आगे क्या परिवर्तन इसके लिए किया जाता है, उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना मुद्दा बहुत है। तो इसके अलावा